Hello students, today we are going to start chapter 10 reaching the age of adolescence। अब ये जो एडोलेसेंस की एज होती है, बेसिकली आपकी जो एज है वो एक एडोलेसेंस की एज है। 11 ईयर्स टू 18 ईयर्स तक की जो एज होती है वो एडोलेसेंस की चेंज एज होती है। इस एज के अंदर कई सारे चेंजेस होते हैं और हाइट में चेंज होता है, वेट में चेंज होता है और भी कई सारे बॉडी चेंजेस होते हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली आपकी जो एज है, आप एडोलेसेंस या एडोलेसेंस की एज को टीन एज भी बोला जाता है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो यू हैव लर्नड अबाउट हाउ एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिप्रोड्यूस। दिस इज़ ओनली पॉसिबल आफ्टर द इंडिविजुअल ग्रो अप। हमने एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये जो रिप्रोडक्शन है ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब कोई भी इंडिविजुअल पूरी तरह से ग्रो कर चुका हो। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो मैच्योरिटी पे ही होता है, स्मॉल एज में या फिर जब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो जाए पूरी तरह से तब तक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इंडिविजुअल में नहीं होता है। सर्टेन चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड विच आर स्लो एंड ग्रेजुअल एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ एडल्टहुड। कुछ चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, चालू हो जाते हैं कुछ चेंजेस जब हमारा चाइल्डहुड ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे हम हमारे एडल्टहुड की तरफ जब बढ़ते हैं, वयस्क होने की तरफ जब बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ धीरे और छोटे छोटे चेंजेस होने लग जाते हैं। सर्टेन हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी प्ले अ ग्रेट रोल इन द ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। कई सारे ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये हमारी जो ग्रोथ हो रही है कि हम एक चाइल्ड से एडल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं उसके अंदर भी ये हेल्प करते हैं। ऑल्सो बाय नाउ यू हैव सीन हाउ योर बॉडी हैज़ चेंज। और अब तक आप देख चुके होंगे कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। योर पेरेंट्स वुड टेल यू दैट यू आर ग्रोइंग अप। आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं कि आप बड़े हो रहे हो, बच्चे नहीं रहे हो। When the reproductive organs start producing gametes, sperm or ova, and the body becomes capable of reproduction। तो ये कैसे, ग्रोइंग अप और रिप्रोडक्शन के कैपेबल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब हमारी बॉडी गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग जाती है, स्पर्म और ओवा, या तब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन की कैपेबल हो जाती है। एज़ यू नो ह्यूमन बॉडी कैन नॉट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग राइट आफ्टर फ्रॉम द बर्थ। हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इट डज़ ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। और रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में एक सर्टेन एज पर आने के बाद ही पॉसिबल है। In this chapter, we shall discuss about these changes taking place in the human body which make a person capable of reproduction। और इस चैप्टर के अंदर हम जो चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जिससे वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाए उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम एडोलेसेंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज एडोलेसेंस इज़ अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनसाइड द टीनेज ब्रेन। दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल एंड स्किल इन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो एडोलेसेंस की एज होती है इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारा दिमाग अच्छे से ग्रो करने लग जाता है। इस टाइम पर हमें सेल्फ़ कंट्रोल करना सीखना, या किस तरह से हम किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन सेल्फ ले सकें, या फिर कैसे हम हमारी प्रॉब्लम से डील करें, उनको कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें भी हमें इस एज में सीखनी होती है। नाउ इस जनरली ऐसा बोला जाता है कि अब इस एज तक आते आते आप बिल्कुल बच्चे नहीं रहे हो, आप थोड़े बड़े हो गए हो, तो आपको आपकी चीज़ें सेल्फ करनी चाहिए। हर चीज़ के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए छोटे छोटे काम के लिए। So adolescence and puberty, rate of growth in humans differ with age। ह्यूमन बींग्स में जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग एज पे अलग अलग होती है। द फास्टेस्ट ग्रोथ अकर ड्यूरिंग इन्फेंसी विच रिप्रेजेंट अ बेबी और अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ जो होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो इन्फेंसी के टाइम पे होती है। इन्फेंसी का टाइम मतलब जब बच्चा बॉर्न होता है उससे जब वो 1 साल का होता है तब तक उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ जो है वो बहुत ही फास्ट रेट पे होती है।
हायर रेट ऑफ ग्रोथ ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंट एज। और इस इन्फेंसी के अलावा जो हायर ग्रोथ रेट होती है वो एडोलेसेंस की एज पर होती है। इसके अंदर ग्रोथ होती है और जनरली एडोलेसेंस जो होता है वो 11 ईयर्स पे एज स्टार्ट होता है और अराउंड 18 या 19 ईयर पर एंड होता है। व्हाट इज़ एडोलेसेंस और एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंस क्या होता है या एडोलेसेंट की जो एज होती है वो क्या होती है। द पीरियड ऑफ लाइफ एंड द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो हमारी लाइफ का वो हिस्सा जब हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और हमारी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है वो टाइम पीरियड कहलाता है एडोलेसेंस। As mentioned above, it begins around the age of 11 years and lasts up to 18 or 19 years of age. तो ये जो एडोलेसेंस की एज है ये 11 साल के आसपास स्टार्ट होती है और 18 to 19 ईयर्स के अराउंड ख़त्म होती है जब हम एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। एडोलेसेंट्स को टीनेजर्स भी बोला जाता है। द एडोलेसेंट पीरियड कवर्स द टीन एज 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। तो एडोलेसेंट का जो टाइम पीरियड है वो टीन एज को भी कवर अप करता है। इन गर्ल्स एडोलेसेंस बिगिनस अ ईयर और 2 अर्लियर दैन इन बॉयज़। एडोलेसेंस का जो टाइम है जनरली वो गर्ल्स के अंदर बॉयज़ के कंपैरेटिवली 1 से 2 साल पहले स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज अ नंबर ऑफ चेंजेस। एडोलेसेंस के टाइम पर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। द टेस्टिस स्टार्ट्स टू मेक स्पर्म एंड ओवरीज स्टार्ट टू मेक एग्स। तो एडोलेसेंस के टाइम पे हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं टेस्टिस या ओवरीज वो एग्स और स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। द एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनली एक्टिव इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या होती है, ऐसी एज जिस पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, वो स्पर्म और एग्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कहलाती है प्यूबर्टी एज। At puberty, therefore, the boys and girls became capable of reproduction. Let us now understand the changes takes place at puberty. तो प्यूबर्टी की एज पर बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। अब हम वो चेंजेस पढ़ेंगे जो प्यूबर्टी की एज पर आते हैं। चेंजेस एट प्यूबर्टी। ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी की जो ग्रोथ है वो होने लग जाती है। द बॉडी अंडरग्रोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। दीज चेंजेस मार्क द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी। जब बॉडी के एडोलेसेंस की एज में आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होने लग जाए, इट मीन्स आपकी जो प्यूबर्टी की एज है वो स्टार्ट हो गई है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी तब ख़त्म होती है जब कोई भी एडोलेसेंट है, एडोलेसेंट एज का जो पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली अगर मैच्योर हो जाए तो उसका प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है और वो एडल्ट या मैच्योर में चेंज हो जाता है। बेसिकली जो जो चेंजेस आते हैं, सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट। द बोन्स ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स एलोंगेट एंड द इंडिविजुअल बिकम टॉल एंड लैंकी। जो बोन्स है या लेग्स हैं, लेग्स या आर्म्स की जो बोन्स है वो लंबी होने लग जाती है। पर्सन जो है उसकी हाइट बढ़ जाती है और वो लंबा सा दिखने लग जाता है। गर्ल्स यूजुअली ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट अबाउट द एज ऑफ 18 बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। जनरली लड़कियों की जो हाइट है वो जल्दी बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन 18 की एज तक पहुँचते पहुँचते दोनों की हाइट जो है वो मैक्सिमम जितनी लंबी होनी होती है उतनी हो जाती है। The height and body pattern of individual appears more or less similar to the parent of other family members because characteristics are passed through genes from parents to offspring. जनरली जो हाइट या बॉडी पैटर्न है इंडिविजुअल का वो कुछ हद तक उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली मेम्बर्स जो है उनसे मिलता है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हाइट, कलर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये पेरेंट्स से ही उनकी जो अगली जनरेशन होती है, उनके जो ऑफस्प्रिंग मतलब उनकी जो अगली जनरेशन है, उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर पास होता है जीन्स के थ्रू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स। जब हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हम लंबाई में बढ़ रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, खाना भी अच्छे तरह का खाना और राइट क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो पाए।
सम ऑफ द कॉन्स्पिशियस चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर गिवन बिलो। कुछ ये तो जनरल हाइट में चेंज हमने पढ़ा था, इसके अलावा भी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। सडन इंक्रीज इन हाइट इज़ द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जनरली एकदम से हाइट बढ़ जाती है, सडन इंक्रीज होता है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट बाय द एज ऑफ 18 और सो बोथ रीच द मैक्सिमम हाइट। इनिशियली गर्ल्स की हाइट ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन 18 तक पहुँचते पहुँचते बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की मैक्सिमम हाइट वो अटेंड कर लेते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ हाउएवर वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल की जो ग्रोथ की रेट है वो अलग अलग होती है। सम में ग्रो ग्रेजुअली थ्रू आउट प्यूबर्टी वाइल अदर्स में ग्रो फास्टर एट प्यूबर्टी देन स्लो डाउन। अब कई लोगों की क्या होगा, आपने देखा होगा एकदम से हाइट बढ़ जाती है और उसके बाद फिर वो स्लो उनके अंदर स्लो चेंजेस होने लग जाते हैं ग्रोथ के। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो हाइट वगैरह है वो सब धीरे धीरे ही बढ़ती है। तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमें एक टेबल गिवन है, टेबल 10.1, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन परसेंटेज। जनरली ये देखो 8 ईयर्स का बता रखा है, 8 ईयर्स में बॉयज़ की हाइट 72% बढ़ती है जबकि गर्ल्स की 77%। 9 ईयर्स में 75, यहाँ पर 81, 10 में 78 और 84, 11 में 81, 88, 12 में 84, 91, 13 में 88 और 95। अब जब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो देखोगे कि गर्ल्स की हाइट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। 14 ईयर्स पर 92% बॉयज़ एंड 98% गर्ल्स, 15 की एज में 95% बॉयज़ एंड 99% गर्ल्स, 16 की एज में 98% बॉयज़ एंड 99.5% गर्ल्स, 17 की एज में 99% बॉयज़ एंड 100% गर्ल्स। जनरली अगर यहाँ देखोगे तो गर्ल्स की हाइट 16 के बाद मैक्सिमम हाइट तक बढ़ चुकी होती है और 18 पे आते तक दोनों की हाइट जितनी बढ़नी होती है उतनी मैक्सिमम बढ़ जाती है। ये जो टेबल हमें गिवन है ये परसेंटेज बता रही है कि मैक्सिमम या फुल हाइट जो है पर्सन की वो जनरली किस एज पर अचीव होती है। जैसे बाय द एज ऑफ 12 अ बॉय हैज़ 84% ऑफ हिज पॉसिबल मैक्सिमम हाइट वाइल अ गर्ल हैज़ रीच्ड 95% ऑफ हर मैक्सिमम हाइट। देन इंफॉर्मेशन कैन बी कैलकुलेटेड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द गर्ल बाय द हाइट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। देखो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 12 की एज तक बॉय की हाइट मैक्सिमम कितनी होगी 84% और गर्ल्स की हो गई 91%। तो ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ गिवन है इसको यूज़ करके हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। जैसे प्रेजेंट हाइट, अगर आपकी प्रेजेंट हाइट क्या है, आप जिस एज में हो वो आपकी एज और आपकी प्रेजेंट हाइट, और मैक्सिमम एट इस एज पर कितना परसेंट होना चाहिए, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारी मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी जा सकती है। जैसे एग्जांपल, अगर एक लड़का है 8 ईयर्स का और उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, तो हम इसमें जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने प्रेजेंट हाइट ले ली, प्रेजेंट हाइट कितनी है उसकी 120 और मैक्सिमम हाइट 8 ईयर्स की एज में कितनी होती है 72%। तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 166.6। मतलब अभी उसकी 120 है और मैक्सिमम उसकी कितनी हो सकती है 166.6। ठीक है, तो इस तरह से आप आपकी हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है अप्रॉक्सीमेट, वो आप निकाल सकते हो। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी नो डाउट इज़ रिलेटेड टू द काइंड ऑफ फूड ईटन ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स। प्रॉपर ग्रोथ जो होती है हमारी बॉडी की वो तब होगी जब हम ग्रोइंग ईयर्स के टाइम पर सही टाइप का, सही क्वांटिटी में फूड खाएंगे तो ही। वी शैल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस लेटर इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन की जो इम्पोर्टेंस है एडोलेसेंस के टाइम पीरियड पर वो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी गिवन है, इसके अंदर आप क्लास की कोई भी 10 बॉयज़ या गर्ल्स की हाइट नोट कर लोगे और उसको टेबल के अंदर लिख लोगे। फिर आप जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके आप इजीली ये चीज़ पता कर सकते हो कि किसकी हाइट जो है क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा लंबी होगी और किसकी हाइट जो है क्लास में सबसे ज़्यादा छोटी होगी, और उसको हम इस तरह से ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चेंज हमने पढ़ा था चेंज इन हाइट। सेकंड चेंज है चेंज इन बॉडी शेप। ड्यूरिंग एडोलेसेंस चेंजेस इन बॉडी शेप टेक प्लेस। दीज चेंजेस आर डिफरेंट इन बॉयज़ एंड गर्ल्स।
एडोलेसेंस के टाइम पर गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी के अंदर उनकी शेप जो है वो चेंज होती है। बॉयज़ के अंदर जो बॉडी है वो मस्क्यूलर हो जाती है और शोल्डर बिकम वाइडर, मतलब आपके जो शोल्डर है वो चौड़े हो जाते हैं और मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। गर्ल्स के अंदर बॉडी जो है वो कर्व्स, कुछ पार्ट पर कर्व शेप में चेंज होने लगती है। जैसे जो रीज़न है वेस्ट के नीचे का वो वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और जो ऊपर के बॉडी पार्ट है जनरली वहाँ पर कर्व सा शेप हो जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन वॉइस। इन बॉयज़ द वॉइस बिकम हॉर्स एंड हैवी ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द लैरिंक्स वॉइस बॉक्स। बॉयज़ के अंदर क्या होता है कि इस एज पर जनरली लड़कों की जो आवाज़ होती है वो हैवी, भारी आवाज़ हो जाती है, मोटी आवाज़ हो जाती है, क्योंकि उनका जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स मतलब हमारे गले के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है हमारा, उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, वो एक्स्ट्रा ग्रो होने लग जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स कैन बी सीन इन द नेक रीजन। ये जो आपका नेक का रीजन है उसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका जो वॉइस बॉक्स है वो बढ़ा हुआ होता है। वॉइस बॉक्स कहाँ होता है? जस्ट बिलो द चिन। चिन, हमारे चिन जो है ये आपका चिन पार्ट है, इसके जस्ट नीचे के यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। और गर्ल्स की जो वॉइस है वो हाईली पिच्ड हो जाती है और श्रिल हो जाती है, मतलब तीखी सी आवाज़ हो जाती है, जबकि बॉयज़ की आवाज़ मोटी और भारी हो जाती है। वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इज हायर इन बॉयज़ एंड कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स द वॉइस बॉक्स इज स्मॉलर एंड हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। बॉयज़ के अंदर जो वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स जो है वो ऊपर की तरफ होता है और बाहर की तरफ दिखता है आपको क्लियरली, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये जो एडम्स एप्पल वाला हिस्सा बता रखा है। लेकिन गर्ल्स के अंदर जो वॉइस बॉक्स है वो छोटा होता है और बाहर से इस तरह से नहीं दिखता है। वॉइस के अलावा जो नेक्स्ट चेंज है वो है इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, स्वेट मतलब पसीना, तो जो पसीना सीक्रेट करती है वो ग्लैंड वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और जनरली हमारी जो स्वेटिंग है, जो पसीना सीक्रेट होता है वो बढ़ जाता है। द सेबेसियस ग्लैंड सीक्रेट ऑयल एंड मैनी यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ डेवलप एक्ने एंड पिंपल्स ड्यूरिंग दिस एज। जो सेबेसियस ग्लैंड होती है ये क्या करती है? ऑयल सीक्रेट करती है। आपकी स्किन के आपको ऊपर, स्किन के ऊपर जो ऑयल फील होता है वो इस ग्लैंड के कारण होता है, और इसी के कारण कई सारे गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं, यंग गर्ल्स और बॉयज़, उनके पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस एज पर, एडोलेसेंस की एज पर, सेबेसियस ग्लैंड जो है वो ऑयल सीक्रेट करने लगती है। इमोशनल एस्पेक्ट। ड्यू टू बॉडी चेंजेस गर्ल्स एंड बॉयज़ फील इनसिक्योर एंड सेंसिटिव। दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर फिगर एंड अटायर। ये जो बॉडी चेंजेस होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, इससे वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं और अपनी बॉडी के जो चेंजेस हो रहे हैं उनको लेकर काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं कि अपने लुक्स को लेकर बहुत ध्यान देने लग जाते हैं। दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स। तो जो अपोजिट सेक्स के होते हैं, मतलब मेल जो है वो फीमेल में इंटरेस्ट लेने लग जाता है, फीमेल मेल में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। ये जो इस तरह के चेंजेस होते हैं ये नेचुरल पार्ट है इस एज के, और हर इंडिविजुअल की लाइफ में होते हैं। Mental and intellectual development. Adolescents start thinking independently as it is the period when the brain has the greatest capacity to obscure and learn. Adolescent का जो टाइम होता है यहाँ पर हम इंडिपेंडेंटली अपनी खुद की सोच बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस पीरियड में हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने लगता है और हमारी जो सोच है वो पर्टिकुलर एक थिंकिंग जो है हमारी वो डेवलप होने लग जाती है इस एज पर। ड्यू टू इंडिपेंडेंट थिंकिंग कॉन्फ्लिक्ट डेवलप बिटवीन दैम एंड देयर एल्डर समटाइम। और इस एज पे जनरली क्या होता है कि आपके और आपके बड़ों के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी जो थिंकिंग है वो नहीं मिलती है, आपकी सोच उनके साथ नहीं मिलती और जनरली इस कारण विवाद भी हो जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एडोलेसेंट टू रिमेन एक्टिव एंड बिजी एट ऑल द टाइम्स। इसीलिए एडोलेसेंट को क्या करना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए और हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहना चाहिए। Development of sex organs. Though reproductive organs are present even in infant age, but they reach maturity and complete development during puberty. Testes and ovary also start producing sperm and eggs respectively. Adolescent का जो टाइम होता है उस पर हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन वो मैच्योर या एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जब प्यूबर्टी की एज आती है तब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं,
टेस्टिस स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देती है और ओवरीज एग बनाना स्टार्ट कर देती है। डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। फिर उसके अलावा कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होते हैं। In addition to the usual differences in the reproductive parts of the male and female, there are other differences as well which start developing during puberty. यूजुअली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो डेवलपमेंट होता है मेल एंड फीमेल में वो तो होता ही है, इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी होते हैं प्यूबर्टी की एज में। गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट साइज बिगन स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना, जबकि बॉयज़ के अंदर फेशियल हेयर जो है वो जैसे कि माउस्टैच और बियर्ड, दाढ़ी और मूछें वो आना स्टार्ट हो जाती है। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट के ऊपर भी बॉयज़ के हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज कैरेक्टर्स विच डेवलप एट द टाइम ऑफ अटेनिंग sexual maturity and help to distinguish the male from the female are called secondary sexual characteristic। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मेल को फीमेल से अलग बनाते हैं, वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये कुछ एक्सटर्नल फीचर होते हैं बाहर की तरफ से जिनको हम देख के बता सकते हैं, और जनरली ये चेंजेस ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो रही है। Secondary sexual characters are external characters which are not directly involved in the process of reproduction। तो ये जो secondary sexual characteristics हैं ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये बाहर से दिखने में जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्म्स एंड इन द प्यूबिक रीजन इज ऑल्सो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच डेवलप बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो आर्म्स के नीचे, हाथ के नीचे बाल या फिर प्यूबिक एरिया जो जेनिटल पार्ट है वहाँ पर जो हेयर आते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में होते हैं। द चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। ये जो भी हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो देख रहे हैं, ये सारे जो चेंजेस हैं ये एक हार्मोन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है, वो इनको कंट्रोल करता है। The hormones are produced in special organs called endocrine glands। हार्मोन्स को कौन प्रोड्यूस करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है। ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलती है जो हार्मोन को सीक्रेट करती है, अलग अलग तरह के हार्मोन को। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं ये भी इन्हीं हार्मोन्स के कारण होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ ह्यूमन्स। बहुत सारी एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स होती है मेल्स और फीमेल्स के ह्यूमंस में। टेबल 10.2 गिव्स द 2 important endocrine glands which are responsible for the development of secondary sexual characteristics। तो नेक्स्ट जो टेबल है इसके अंदर हमें कुछ 2 इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रखी है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहली एंडोक्राइन ग्लैंड है मेल के अंदर टेस्टिस, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है, मेल सेक्स हार्मोन जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में हमने। इसका जो काम होता है वो होता है स्पर्म का प्रोड्यूस करना और सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करना। फिर फीमेल के अंदर जो मिलती है वो है ओवरी। ये फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती है। एस्ट्रोजन का काम होता है एग को प्रोड्यूस करना और दूसरा सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करना, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड जो होती है उसको डेवलप करना। तो ये सारा जो वर्क है इसमें हमारे जो हार्मोन्स है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो। Glands such as liver or salivary gland that discharge their secretion directly into ducts are referred as exocrine gland। अभी हमने नाम क्या पढ़ा था? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन कुछ ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसी होती है जैसे कि लीवर और सलाइवरी ग्लैंड, ये इनका जो सीक्रेशन, इनका जो हार्मोन या सीक्रेशन होता है वो डायरेक्टली सीधा डक्ट में देती है, ब्लड के अंदर नहीं सीक्रेट करती, डक्ट के अंदर सीक्रेट करती है, इसीलिए इनको बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फिर दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स होती है इनके अंदर कोई डक्ट, कोई कैनाल जैसा, कोई मतलब पाइप जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिससे ये अपना जो सीक्रेशन है उसके अंदर डाल सके। तो ये अपना सीक्रेशन क्या करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड सीधा ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है, इसीलिए इन ग्लैंड को बोला जाता है डक्ट लेस ग्लैंड और इनके सीक्रेशन को बोलते हैं हार्मोन्स।
द एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अनदर ग्लैंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। जो भी हमारी टेस्टिस और ओवरी की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको एक ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके जो हार्मोन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। दिस ग्लैंड इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। जहाँ पर हमारा ब्रेन ख़त्म होता है, हमारे सर के अंदर जिस जगह पर ब्रेन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। इनके अंदर कोई डक्ट नहीं है, मतलब ऐसा कोई रास्ता नहीं है, कोई पैसेज नहीं है जहाँ पे ये अपना सीक्रेशन सीक्रेट कर दे, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। The secretion of endocrine glands are poured directly into the blood. The hormones are required in extremely small quantities. Increase or decrease in the specific quantity is harmful for the body. ये जो सीक्रेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, मतलब हार्मोन्स, वो सीधा कहाँ होते हैं, सीधा ब्लड के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं वो हमेशा बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। अगर मान लो इनके अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए या जितना चाहिए उससे कम हो जाए तो ये दोनों ही केस में हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। हाउ डज़ पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन? पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे फंक्शन करती है ये हमें नेक्स्ट पेज पर बता रखा है कि प्यूबर्टी की एज जब आती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे अपना काम करती है। देखो जैसे हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी से वो स्टिमुलेट करते हैं कि सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ओवरीज से, ये दोनों हार्मोन कब रिलीज़ होंगे, इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है। फिर जो है सेक्स हार्मोन है वो ब्लड के अंदर रिलीज़ कर दिए जाते हैं और जो भी इनकी टारगेट साइड है, मतलब जहाँ पर इनका यूज़ होगा वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पर जो चेंजेस आते हैं वो हमें दिखने लग जाते हैं। अगर ये हार्मोन नहीं होंगे तो हमें जो चेंजेस आ रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम पे वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे।